Hello, very good morning my dear ones. Welcome to Humanities Hive. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के क्लास 12 के हम 5 चैप्टर्स कर चुके हैं और आज हम 6 चैप्टर करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? एनवायरनमेंट कंसर्न, ग्लोबल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरनमेंट इशूज़। अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी उस टॉपिक को ज़रूर कवर करते हैं। एनवायरमेंट मूवमेंट्स, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। आज हम करेंगे एनवायरमेंट कंसर्न। ओके, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स हम इसे पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये टॉपिक तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगर आप लास्ट चैप्टर याद करें तो सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ा था आपने। सिक्योरिटी के चैप्टर में आपने बहुत सारे थ्रेट पढ़े थे। अगर उन थ्रेट को आप याद करो तो उसमें बहुत सारे ऐसे थ्रेट थे जिनके पीछे रीज़न क्या था? एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो जब उन थ्रेट से फाइट करने के लिए वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ एक साथ आ रही हैं और वो थ्रेट्स हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इशू है और इसी रीज़न से हम उसको पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रही हैं। ओके, जो माइग्रेशन है वो भी नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर है। लेकिन माइग्रेशन के पीछे रीज़न क्या? सिर्फ वॉर और अटैक था? नहीं, नेचुरल डिज़ास्टर भी उसके पीछे रीज़न है। फिर वो चाहे ड्रॉट हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या लैंडस्लाइडिंग हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है जिस रीज़न से लोग माइग्रेट होते हैं, अदर कंट्रीज़ में जाके रहते हैं, या तो माइग्रेट होते हैं या डिस्प्लेस्ड होते हैं। डिस्प्लेस्ड और माइग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है लास्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। फिर उसके बाद जब वो किसी अदर कंट्री में जाके रहेंगे, वहाँ पे इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ेगा, उस कंट्रीज़ पे सिक्योरिटी के लिए कंसर्न का मुद्दा होगा। तो इसी रीज़न से एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रीड करते हैं, क्योंकि अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वो किसी सिर्फ एक कंट्री के लिए वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये प्रॉब्लम वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ की है। तो इनसे फाइट करने के लिए, इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम सबको एक साथ आगे आना पड़ेगा। पहले जो हम कंट्रीज़ का फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट पे फोकस करना है, लेकिन 1960s के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 60s के बाद से जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनका ध्यान एनवायरनमेंट की तरफ गया कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। क्लियर? और इसलिए हम एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। ओके, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। एनवायरमेंटल कंसर्न इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एनवायरमेंटल कंसर्न इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यही हमारा टॉपिक है। इसकी शुरुआत कब हुई? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 60s से आप मान सकते हो। द 33rd US प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन हैड रिमार्क एज अर्ली एज 1945 दैट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन शुड बी रिगार्डेड एज द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट गोल्स ऑफ स्टेट पॉलिटी। हर स्टेट का, हर कंट्री का मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। डेवलपमेंट तो हमें करना है, लेकिन साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जो आप ज्योग्राफी में स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। But it was in 1972 that a group of thinkers and intellectuals made a serious attempt in this direction. But बहुत ज़्यादा सीरियस कंट्री नहीं थी एनवायरनमेंट को लेकर। सबका मेन फोकस था कि हाँ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। लेकिन 1972 में कुछ थिंकर्स, कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली पीपल्स और इंटेलेक्चुअल आगे आए जिन्होंने इस फील्ड में बिल्कुल सीरियस होकर काम किया। दिस ग्रुप वॉज पॉपुलरली नोन एज द क्लब ऑफ रोम। इस ग्रुप को क्या कहा गया? क्लब ऑफ रोम। और जिस बुक में इनके व्यूज पब्लिश हुए, उस बुक को क्या टाइटल था? उस बुक का लिमिट्स टू ग्रोथ। मतलब हमें ग्रोथ करनी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हम किस लेवल तक हम एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन करेंगे कि हम डेवलपमेंट भी करें और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। Their main query was how much economic growth should be permitted at the cost of environment destruction. Environmental destruction की कॉस्ट पर कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की परमिशन दी जाए, ये मेन क्वेश्चन था, मेन मुद्दा था। ओके, एनवायरमेंट कंसर्न, ये जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एनवायरमेंटल कंसर्न में आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे?
कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे? कल्टीवेबल लैंड एरिया डिक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो कल्टीवेबल लैंड एरिया वो डिक्रीज हो रहा है। एक्सेस टू सेफ वाटर, लोगों तक सेफ वाटर नहीं पहुंच पा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट कम होते जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। ओजोन होल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया है, जिससे अल्ट्रा वायलेंट रेज का इफेक्ट हम लोगों तक पहुंच रहा है। एंड पॉल्यूटेंट्स इन कोस्टल वाटर, और जो कोस्टल एरिया है वो भी पोल्यूट होते जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। योर फर्स्ट पॉइंट इज कल्टीवेबल लैंड्स हैव डिक्रीज्ड इन एरिया। Under pressures from human populations, cultivable lands have decreased in area. पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से कल्टीवेबल लैंड डिक्रीज हो रही है, ग्रेजिंग लैंड भी डिक्रीज हो रही है। मोर ओवर मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैव लॉस्ट देयर फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, और जिसकी वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर आप ग्रेजिंग लैंड की बात करें वो कम हो रही है, और जो भी लैंड है कल्टीवेबल लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। इंडस्ट्रियल एंड द ह्यूमन वेस्ट इज बीइंग डाइवर्टेड टू रिवर्स एंड टू द सी। जितना भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट है और हम लोग भी जो कूड़ा कचरा वो सब कहाँ जा रहे हैं? नदियों में, सीज में। एंड दिस हैज एंडेंजर्ड सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज द लाइफ ऑफ फिश एंड अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। इसी तरीके से ओशियन, रिवर्स में जो क्रिएचर्स हैं या फिश हैं उनकी लाइफ भी खतरे में है। सेकेंड पॉइंट, एक्सेस टू सेफ water. According to the Human Development Report 2006 of the United Nations Development Program, 1.2 billion people in developing countries have no access to safe water. डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो इतने लोगों तक तो सेफ वाटर ही नहीं पहुंच रहा है। वो जो भी उन्हें डर्टी वाटर मिल रहा है वही पी के सर्वाइव कर रहे हैं। एंड 2.6 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन। सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हर साल इतने बच्चे, 3 मिलियन पीपल मारे जाते हैं, क्योंकि कितनी सारी बीमारी और ज़्यादातर बीमारियां तो डर्टी पानी से ही होती हैं। तो इसलिए सेफ वाटर हर घर तक पहुंचना, हर एक ह्यूमन तक पहुंचना, ये उसका राइट होना चाहिए, और राइट है भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एवरी ईयर। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, टिम्बर और फ्यूल के यूज़ के लिए धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, नेचुरल फॉरेस्ट डैमेज हो रहा है, और जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे सॉइल इरोजन हो रहा है, फ्लड, ड्रॉट एंड लॉस ऑफ प्रीशियस वाइल्ड लाइफ। फ्लड और ड्रॉट जैसे जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो ज़्यादा होने लग गए हैं, और वाइल्ड लाइफ भी धीरे धीरे, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी, क्योंकि जब जंगल काटे जा रहे हैं तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी खतरा है, और धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। इट ऑल्सो थ्रेटन द फ्यूचर ऑफ आवर ट्राइबल पीपल। और जंगल में जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, डिफॉरेस्टेशन उनके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब फॉरेस्ट से पेड़ काटे जाते हैं तो उन ट्राइबल पीपल को अपना घर बार छोड़ के कहीं और या तो माइग्रेट होना पड़ता है या फिर डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका ओजोन होल। Ozone layer protect the earth from ultraviolet rays from the sun. A damage to ozone layer is given the name of ozone hole, and a hole was first discovered over the South Pole in the 1970s. 1970 में फर्स्ट टाइम साउथ पोल में देखा गया, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द ओजोन होल वाज लार्जर इन 2008 देन द प्रीवियस ईयर, एंड दिस causes a danger to human health, sunburns, skin cancer and damages vegetation and the ecosystem. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज जब बढ़ रही हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से लोगों को सनबर्न और स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो रही है, और इससे वेजिटेशन भी डैमेज हो रही है, और हमारा इकोसिस्टम भी अनबैलेंस्ड हो रहा है। ओके, fifth point, pollutants in coastal water. Pollution that affects rivers and lakes affects the coastal zone
ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवर और लेक, हम कोस्टल एरिया और कोस्टल सी और ओशन को भी पोल्यूट कर रही हैं। इनफैक्ट नियरली 85% ऑफ पोल्यूशन ऑफ द ओशन हैज़ इट्स ओरिजिन इन लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि जितना भी ओशन में पोल्यूशन हो रहा है ना, उसके पीछे क्या रीज़न है? लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़, क्योंकि हम ही तो पोल्यूट कर रहे हैं। आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका सारा कूड़ा कचरा वहाँ पे जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्टेज है वो मतलब डस्टबिन हो गया है ओशियन, उसको हम एज अ डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं। वेयर द पोल्यूटेड रिवर्स discharge pollutants along with their water, the ocean water instead of clear blue has assumed a very dirty grayish green कलर। और कोस्टल के ओशियन के आप किनारे देखो जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, यहाँ जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, तो आसपास कितनी ज़्यादा गंदगी है, तो उससे उसका वाटर भी डर्टी हो गया है। ओके, तो एनवायरनमेंट कंसर्न के ये 5 पॉइंट्स हैं। कल्टिवेबल लैंड एरिया डिक्रीज, access to safe water, deforestation, ozone hole and pollutants in coastal water. उसके बाद why should environmental studies find place in political science curriculum? अभी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके कि तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, हम इसे पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो नेचुरल प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट से नेचुरल डिजास्टर की जो प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट कंसर्न का जो मुद्दा है वो किसी एक कंट्री का नहीं है, वो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के लिए इशू है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और कितने छोटे छोटे आइलैंड वो भी उसमें डूब गए हैं, तो ये सबके लिए ही बहुत बड़ा इशू है और इसलिए हम इसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हु कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हु पेज द प्राइस एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग करेक्टिव action. The state has the authority of preserving natural resources which are threatened by growing industrialization, and the utilization and conservation of natural resources are seriously political question as such. हर कंट्री अपने अपने लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के गैस के एमिशन को रोकना है, उनको कम करना है। तो ये सबके लिए ही सेम प्रॉब्लम है और सब मिलके ही, कोई एक कंट्री इन मुद्दों से, इन इश्यूज से अकेले नहीं लड़ सकती और ना ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। इसलिए सारी कंट्रीज़ को एक साथ आके टाइम पे बहुत सारे सबमिट हुए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं और अपने अपने लेवल पे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और इसलिए द यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इशू है। दैट्स व्हाई वी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल साइंस। ओके, उसके बाद हम द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रियो सबमिट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक था ये एक तरह से चैप्टर के इंट्रोडक्शन है। ओके, थैंक यू, बाय।